अगर बेस स्ट्रांग होगा तो आगे आने वाले टाइम में आप चाहे एनआईएसएम का म्यूचुअल फंड या रिसर्च एनालिस्ट या इक्विटी डेरिवेटिव जो आप क्लियर करना चाहते हैं उसमें भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आप फेमिलियर हो जाओगे वर्ड्स से। तो चैप्टर 1 का जो ये फिक्स इनकम क्या होती है, जब कोई पैसे बोरो करता है तो अगर हमने बोरो किया किसी से पैसा तो अपने को प्रिंसिपल तो देना ही है फ्यूचर में, साथ में हमको इंटरेस्ट भी पेड करना होता है। ठीक है। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ बोरोइंग, यानी कि उधार लेने के भी बहुत सारे फॉर्म है, जरूरी नहीं है कि लोन ले लिए तो वही एक बोरोइंग है। डेप्ट और डिबेंचर्स भी जो होते हैं वो बोरोइंग मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बोरोइंग के काम आते हैं। गवर्नमेंट जो उधार लेती है, जैसे देयर आर मैनी इशूअर ऑफ सच पेपर। डेप्ट और डिबेंचर कौन इशू करता है? कंपनी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है वो कंपनीज इशू करती है, यूनियन गवर्नमेंट इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इशू करती है, बैंक इशू करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये सब बॉन्ड इशू करते हैं। मैनी बॉन्ड्स पे रेगुलर इंटरेस्ट, यानी कि बहुत सारे जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें रेगुलर इनकम मिलते रहती, रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। तो द इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट करेंट इनकम। At the same time, if someone has invested at the time of issuance of bond or hold the same till maturity in almost all case, तो अगर कोई बॉन्ड को इशू होने के समय खरीदता है और उसको मैच्योरिटी तक रखते हैं तो उसमें कोई कैपिटल गेन वाला टैक्स भी नहीं लगता है। A transaction through secondary market, whether at any time of buying or at any time of selling, both may result into a capital gain or losses। ठीक है। तो अगर अपन इशू के समय खरीदें और मैच्योरिटी में उसको सेल करें तो उसमें कोई कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन उसको अगर अपन सेकेंडरी मार्केट में खरीदते हैं, बाय या सेल करते हैं, तो उसमें कैपिटल गेन और लॉस भी जो होता है वो अपना होता है। बॉन्ड्स आर जनरली कंसीडर टू बी सेफर देन इक्विटी। तो क्यों सेफ है? क्योंकि उसमें रेट जो रिस्क ज्यादा नहीं है। तो कम रिस्क कम रिटर्न, हायर रिस्क हायर रिटर्न। देयर आर नॉट टोटली फ्री फ्रॉम रिस्क। बॉन्ड्स भी जो है वो पूरी तरीके से रिस्क फ्री हो नहीं होते हैं, उसको आगे आने वाले चैप्टर्स में अपन पढ़ेंगे। बॉन्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सब कैटेगरी ऑन basis of issuer type। तो issued by the government or corporate on the basis of maturity date। शॉर्ट टर्म बॉन्ड, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, तीन टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो मैच्योरिटी डेट के अनुसार इनको क्लासिफाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। इक्विटी क्या होता है? दिस इज द ऑनर कैपिटल इन बिजनेस। ठीक है। जब अपन किसी भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं, इक्विटी खरीदते हैं, तो हम उसमें थोड़ी सी ऑनरशिप लेते हैं। Someone who buys share in company become a part owner in the business। In that sense, this is a risk capital since the owner earning from business are linked to the future। Hence the risk of business when one buy the share of company through the secondary market, the share price could be high or low। ये रिस्क कैपिटल होती है। जैसे अपन ने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, 100 शेयर, तो 10,000 रुपीज, वो या तो नीचे भी जा सकता है, जीरो भी हो सकता है, और वो आसमान तक भी जा सकता है, 1,000 10,000 जितना वो चाहे उतना भी जा सकता है। इक्विटी इन्वेस्टिंग हैज जनरेटेड रिटर्न इन एक्सेस ऑफ इन्फ्लेशन। जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है उसमें जो रिटर्न होता है ना, वही इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है। ठीक है। विच मीन्स द परचेसिंग पावर ऑफ वंस मनी हैज इंक्रीज ओवर द ईयर। इट इट ऑल्सो हैज डिलीवर हायर रिटर्न देन अदर इन्वेस्टमेंट। तो इनका जो रिटर्न भी होता है वो बहुत हाई होता है। जैसे 1979 में सेंसेक्स क्या कौन से लेवल पे था? 100। अभी कितना चल रहा है? 76 है ना। तो जुलाई 2023 का जो ये है उसके अनुसार 66,000। तो दिस इज एप्रिसिएशन ऑफ 16% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 16% का भी लगाएं तो 16% के अनुसार ये भागा है। ठीक है।
और इसने इन्फ्लेशन को भी बीट किया है। अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, इक्विटी शेयर ऑनर में ऑल्सो रिसीव डिविडेंड फ्रॉम कंपनी। एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है और डिविडेंड भी मिलता है। डिविडेंड क्या होता है? कोई कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो क्या करती है, कंपनीज शेयर होल्डर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। और हर साल वो देते हैं फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। टू सम अप, इक्विटी शेयर जनरली फ्लक्चुएटेड और लॉट। तो जो शेयर्स होते हैं जैसे अभी गिर रहे हैं, 2 महीना पहले लोग बहुत खरीद रहे थे, अब लोग डर रहे हैं खरीदने से। Without regard of business fundamental over long period of time, the share price follow the fortune firm. There are, अब आगे क्या है, there are similarity and difference between various assets category. तो अपन ने 4 असेट्स की कैटेगरी देखी, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, फिक्स इनकम यानी बॉन्ड्स और इक्विटीज। तो बहुत सारे सिमिलर भी हैं और डिफरेंस भी है उसमें। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी और बॉन्ड्स कैन बी डन ओनली इन फिनेंशियल फॉर्म। तो इक्विटी और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? फिनेंशियल फॉर्म के द्वारा। वेयर एस वन कैन बाय द अदर 2 असेट, रियल असेट एंड कमोडिटी, इधर इन फिनेंशियल और फिजिकल फॉर्म। तो रियल एस्टेट और कमोडिटीज को क्या है, फिनेंशियल और फिजिकल फॉर्म दोनों में खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे रियल एस्टेट के बॉन्ड्स आते हैं वो ले लिए, या जमीन खरीद लिए फिजिकल। कमोडिटीज में जाके अपन ने गोल्ड खरीद लिया, डायरेक्ट सोनार के पास गए और वहां से अपन ने गोल्ड खरीद लिया, टाइटन गए या कोई भी ज्वेलरी की शॉप, या तो अपन ने उसका बॉन्ड या तो ईटीएफ खरीद लिया, तो वो फिनेंशियल टर्म हो गया। रियल एस्टेट एंड कमोडिटी डिफर फ्रॉम इक्विटी एंड बॉन्ड्स इन अनदर 2 ways. दे कुड बी बॉट एज एन इन्वेस्टर और फॉर कंजप्शन। रियल एस्टेट और कमोडिटीज क्या होता है, या तो उसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदते हैं और कंजप्शन पर्पस के लिए खरीदते हैं। जैसे रियल एस्टेट को अपन घर बनाने के लिए या रेंट में देने के लिए, ठीक है। और कई बार अपन फ्लैट ले लिए अपने घर, अपने यूज के लिए। गोल्ड अपन ने अपने खुद के पहनने के लिए ले लिया ट्रेंड में। When someone invests in equity, part of the profit made by the company may be share with investor. With careful analysis of various equity, it is possible to receive a periodic income जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। रियल एस्टेट कुड गिव अ रेंट टू जनरेट इंटरिम कैश फ्लो। रियल एस्टेट से अपन रेंट जनरेट कर सकते हैं। बॉन्ड पे इंटरेस्ट इनकम, बॉन्ड से अपन को जो इंटरेस्ट मिलता है वो अपन ले सकते हैं। इट इज द कमोडिटी वेयर सच इंटरिम कैश फ्लो इज नॉट जनरेटेड। कमोडिटी से कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं होता, ठीक है। एज इन्वेस्टर इन इक्विटी, रियल एस्टेट एंड कमोडिटी इज द ऑनर ऑफ द असेट्स। इक्विटी, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में अपन मालिक होते हैं असेट्स के। इन्वेस्टर इन बॉन्ड हैज लेंड मनी टू समवन, यानी कि बॉन्ड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्हें अपन सामने वाले को उधार दे रहे हैं, तो अपन को लेंडर रिसिप्ट मिलती है। इट्स इंटरेस्ट पेमेंट और रिटर्न ऑन प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड आर एग्री एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। All other 3 cases, investor cash flow are unknown. To that extent, future return from this asset, which may also be called ownership asset, would be highly uncertain in comparison to lending asset like bond and fixed deposit. तो जो जिसमें ऑनरशिप है उसमें रिस्क भी है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क है कि अपने को रिटर्न बॉन्ड और फिक्स असेट से ज्यादा मिलेगा कि नहीं, ठीक है। अब ये है इन्वेस्टमेंट। इक्विटी में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? ब्लू चिप फंड, मिड साइज मिड कैप कंपनीज में, स्मॉल कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, फॉरेन स्टॉक जैसे यूएस के स्टॉक्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड, ये सब है। फिक्स इनकम में एफडी करा लिए, आरडी करा लिए, इंडाउमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसीज जो एलआईसी देता है, पब्लिक प्रोविडेंट पब्लिक फंड, सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट विद बैंक पोस्ट ऑफिस, कंपनी फिक्स डिपॉजिट, डिबेंचर बॉन्ड, डेब्ट म्यूचुअल फंड। तो ये फिक्स इनकम के पार्ट हुए।
रियल एस्टेट में असेट्स कैसे होते हैं? रेसिडेंशियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल असेट्स। ठीक है। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको याद रखिएगा, राइट बोलते हैं इसको, रीट। ये भी पूछता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको इनवाइट बोलते हैं, INVIT। तो ये रियल एस्टेट के अंदर। कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर, गोल्ड फंड, कमोडिटीज, ETF। हाइब्रिड असेट्स क्या होता है? जिसमें डेब्ट और इक्विटी दोनों। ठीक है। अदर इनकम है जैसे क्वाइंस, आर्ट, स्टाम्प, बहुत सारे हैं। अब इन्वेस्टमेंट तो कर लिया अपन ने, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आया क्या? कुछ समझ में ना आया हो, कोई ऐसा टर्म या टर्मिनोलॉजी जो समझ में ना आया हो, तो प्लीज पूछ लीजिए। ऑल क्लियर सर? यहां तक अगर सब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिस्क, इन्वेस्टमेंट करने में क्या रिस्क होता है? इन्वेस्टमेंट करने में क्या रिस्क होते हैं? पहला होता है इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन और प्राइस प्राइस इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ वेरियस कमोडिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट वी कंज्यूम। ठीक है। तो महंगाई क्या होती है? जो अपन डेली कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्राइस अचानक से बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन क्या करता है? परचेसिंग पावर ऑफ मनी उसको कम कर देता है। जैसे आज से 10 साल पहले जो 100 रुपीज की वैल्यू थी, आज वही 100 रुपीज की वैल्यू नहीं है, कम हो गई, तो परचेसिंग पावर कम हो रहा है। द फॉलोइंग टेबल एक्सप्लेन व्हाट इन्फ्लेशन कैन डू टू द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। हाउ मच मनी वुड यू नीड टू बाय द गुड यू कैन बाय विद 10,000 टूडे। ऐसी चीज जिसको 10,000 रुपए में आज हम बाय कर सकते हैं, और इन्फ्लेशन 8% है। ठीक है। तो 5 साल बाद वही चीज अपने को 14,000 में मिलेगी, 10 साल बाद 21,000 में, 20 साल बाद 46,000 में, और 30 साल बाद 1 लाख रुपए में। तो हम, इसका मतलब क्या है कि हमको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। ठीक है। जितनी महंगाई दर चल रही है उससे ज्यादा ही रिटर्न होना चाहिए, वरना हमको जो रिटर्न मिलेगा वो पूरा महंगाई दर जो है उसको खा चुका होगा, या इन्फ्लेशन उसको खा चुका होगा, हमको मिलेगा कुछ नहीं उसमें। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स इनकम असेट्स आर यूजली कंसिडर लेस रिस्की देन इक्विटी। ठीक है। फिक्स इनकम ज्यादा रिस्की नहीं होता। ठीक है। इवन विद इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर कंसिडर्ड द सेफेस्ट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? सेफ होती है। इन ऑर्डर टू अवेल द फुल बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट और अर्न द प्रॉमिस रिटर्न देयर इज कंडीशन अटैच। तो इसके साथ क्या होता है? इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉमिस रिटर्न भी होता है, लेकिन कंडीशन होती है। तो कंडीशन क्या होती है? इन्वेस्टमेंट मस्ट बी हेल्ड टिल मैच्योरिटी। इन केस वन नीड लिक्विडिटी देयर कुड बी सम चार्जेस और अन ऑप्शन मे नॉट बी अवेलेबल एट ऑल। ठीक है। हमको मैच्योरिटी में ही उसको बेचना है या रिडीम कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे पहले अपने को निकालना है तो क्या होता है? कुछ चार्जेस लगते हैं। ठीक है। या तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, जो 5 साल का लॉक इन पीरियड है उतने में ही वो काम करेगा। तो इसका एक एग्जांपल है, assume that investor has invested one money in safe investment option, a bank deposit of gold that is due for 5 years from now. A such goal one choose to invest in 5-year fixed deposit. As is clear, the term of deposit is 5 years. The promised return would accrue to the investor only if the money is kept in the deposit for entire period. Some reason the investor needs the money before maturity, there could be some deduction in the interest with reduce the investment amount. Some other product like PPF may offer no liquidity for certain period, even after there may be only partial.
तो जैसे अपन फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए, तो 5 ईयर से तक अपन ने रखा तो अपने को पूरा रिटर्न मिलेगा। लेकिन 5 साल से पहले अगर अपने को जरूरत पड़ रही है और अपन उसको निकालना चाहें, तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत पेनाल्टी लगती है, और जो इंटरेस्ट है उसमें भी डिडक्शन होता है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में। और पीपीएफ में क्या होता है, आप 15 साल से पहले नहीं निकाल सकते, और 15 साल से पहले अगर निकालना भी है तो आपको 5 साल के बाद वो ऑफर मिलता है, वो है पार्शियल लिक्विडिटी का। उसके तहत आप पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो होती है लिक्विडिटी प्रॉब्लम। सम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इंस्टेंट एक्सेस टू फंड, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन, इक्विटी शेयर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर एस एग्जाम्पल। इक्विटी को इजी सेल एंड बाय तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें भी अगर लिक्विडिटी नहीं होगा तो उसमें क्या होता है, जो रेट का डिफरेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे 10 रुपए में आपने बाय किया, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 रुपए हो गया, यानी कि वो शेयर का दाम 20 रुपए तो हो गया। लेकिन होता क्या है कि लिक्विडिटी ना होने के कारण आपको 2 रुपए 3 रुपए कम में भी उसको बेचना पड़ जाता है। क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, थर्ड, व्हेन समवन लेंड मनी टू अ बोरोवर, द बोरोवर कमिट टू रीपे द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट एज पर द एग्रीड शेड्यूल। ठीक है, बोरोवर को अपन ने पैसे दिए, तो बोरोवर ने क्या कमिट किया कि मैं आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट शेड्यूल टाइम में देते रहूंगा। ठीक है, द सेम अप्लाई इन द केस ऑफ डिबेंचर ऑफ बॉन्ड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। In case of this instrument, the issuer of instrument in the borrower, where the investor is the lender, the issue agree to pay the interest and repay the principal as per agreed. There are three possibility. अब क्या होता है कि हम समय से आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेड करते रहेंगे। ठीक है, और ये चीज बॉन्ड और डिबेंचर्स में भी लागू होती है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ये सब में भी लागू होती है। तो पहला क्या है, ऑनर ऑल कमिटमेंट इन टाइम, कि हमको सभी चीजें कमिटमेंट टाइमली करना है। द इशूअर पे द ड्यू विद द सम डिले, द इशूअर डजंट पे प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट एट ऑल। तो या तो इशूअर टाइम पे कर रहा है, या तो थोड़ा डिले कर दिया उसने पेमेंट में, या फिर उसने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। एनी डिले और डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज ड्यू टू प्रॉब्लम विद इन वन और बोथ ऑफ द रीजन। पहला, एबिलिटी नहीं है बोरोवर की पैसे पेड करने की, और इंटेंशन नहीं। While the ability of borrower, if some happen to be a company, is a function of business stability and profitability. Ability यानी कि बिजनेस उसका स्टेबल नहीं रहा, प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं, तो कहां से पेड करेगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के आप लोग एग्जाम्पल देखते होंगे कि वो बॉन्ड के पेमेंट पे डिफॉल्ट कर गए, तो वो बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है एक समय। A lender try to access both before lending the money or expect enough compensation in case the ability appear to be a zero. तो इसको अपन क्रेडिट रिस्क में बोलते हैं। ठीक है, एक होता है मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क। When security are traded in open market, people can buy or sell the same based on their opinions. तो कोई भी आदमी बाय करता है तो सोचता है कि नहीं ऊपर जाएगा, या सेल करता है नहीं अब यहां से नीचे जा सकता है। तो ये सब चीजें फैक्ट बेस पे है। सिंस द ओपिनियन में चेंज वेरी फास्ट, आज कोई सोचता है कि बाय करना है, कल हो सकता है वो सोचे सेल करना है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क, मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्री गेटिंग इन अ वॉर लाइक सिचुएशन, जैसे इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है कि वॉर लाइक सिचुएशन है, देयर इज वाइड स्प्रेड फियर दैट दिस में इंपैक्ट द इकोनॉमी। तो उसका एक डर बना हुआ है कंपनीज में कि इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे फियर में क्या होता है, प्राइस स्टॉक के गिरने लगते हैं। दिस इज मार्केट वाइड फॉल। ऑन अदर हैंड, व्हेन द सेल ऑफ कंपनी प्रोडक्ट फॉल ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज, या अच्छे प्रोडक्ट आने से तो भी शेयर के प्राइस गिरने लगते हैं। ठीक है, कोई कंपनी है जो कोडक का कैमरा बनाती है, और अभी तो मोबाइल फोन आ गए, तो उस टाइप के कैमरे जो कंपनीज बनाती है उसके शेयर्स तो उस समय गिरे ही होंगे ना जब मोबाइल फोन लॉन्च हुआ होगा। या ऐसी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने से,
ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर चेंज होती है तो भी कई ठो स्टॉक मार्केट में गिरने लगते हैं। ठीक है, द रिस्क स्पेसिफिक टू द सिक्योरिटी कैन बी रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क को अपन कैसे कम कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड करके। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? देखिए अभी FBI जो यूएस का फेड है, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, तो उससे इकोनॉमी को बेनिफिट मिला वहां यूएस की। और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो बढ़ाते हैं, कम करते हैं या बढ़ाते हैं, दोनों कंडीशन में पूरी दुनिया के मार्केट फ्लक्चुएट होने लगते हैं, ऊपर नीचे, जो भी जैसा भी उनको लगता है। कई बार पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है, कई बार निगेटिव इंपैक्ट मिलता है। सेम वैसी आरबीआई जब रेट को प्लस या माइनस करती है, ठीक है, रेपो रेट को, तो भी इंडियन मार्केट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंपैक्ट देखने को मिलता है। वही इंटरेस्ट रेट रिस्क है। इंटरेस्ट, अब इसको थ्योरेटिकल देखें तो इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द रिस्क दैट अ इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसमें चेंज होता है, और इसका मेन इफेक्ट किसमें पड़ता है? दिस इफेक्ट अफेक्ट द बॉन्ड वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मोर डायरेक्टली देन स्टॉक। तो बॉन्ड और डेप्ट को ये डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, any reduction in interest rate will increase the value of instrument and vice versa. While most investors are familiar with concept of debenture, they normally buy and hold this bond till maturity. On maturity of bond, they get the maturity amount since it is a part of bond. तो bonds और debentures जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें रेट फिक्स होता है, उनमें ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, स्टॉक में भी पड़ता है, लेकिन कंपेयर टू दिस थोड़ा कम रहता है। व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इंक्रीज, द प्राइस ऑफ एक्सिस्टिंग बॉन्ड इंक्रीज। जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या होता है? बॉन्ड के प्राइस बढ़ते हैं, और घटता है तो बॉन्ड के प्राइस घटते हैं। लेकिन कई बार उल्टा भी होते देखा गया। ठीक है, रिस्क मेजर एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। मेनी ऑफ द रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जिसको अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते। Investor must take some of those in order to earn decent return on one investment. One need to manage the risk that one is taking. One may consider the following steps. तो रिस्क को कम करने के लिए बहुत सारी रणनीति बनानी रहती है। पहला, अवॉइड। वन में अवॉइड सर्टेन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इफ वन डजंट वांट टू टेक रिस्पेक्टिव रिस्क। This may also mean giving up the opportunity to benefit out of said investment. Many experts recommend that one should avoid the investment revenue that one doesn't understand. Avoid means होता है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या जिसका आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, या जिसमें आपको लगता है कि रिस्क कुछ ज्यादा ही है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करिए। ठीक है, लेकिन ऐसे रिस्कों को अवॉइड करने का क्या होता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी में जब बेनिफिट भी बहुत हाई होता है, तो रिस्क तो भी एक उसका निगेटिव भी है। ठीक है, अपन ने अवॉइड तो कर दिया, लेकिन उसमें अपने को रिटर्न भी तो अच्छा मिलना था। टेक अ पोजिशन टू बेनिफिट फ्रॉम सम इवेंट एंड डेवलपमेंट। अ इन्वेस्टर कैन ऑल्सो टेक अ इन्वेस्टमेंट पोजिशन इन एंटिसिपेट ऑफ सम डेवलपमेंट इन द मार्केट। Let us example. A bond investor expect the interest rate to go down. बॉन्ड इन्वेस्टर को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, तो क्या करते हैं? वन में सेल द शॉर्ट मेच्योरिटी बॉन्ड। तो शॉर्ट टर्म के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको सेल कर देते हैं, और लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में वो बाय करते हैं। इफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट मूव डाउन, द इन्वेस्टर जट वुड बी रिवॉर्ड हैंडसमली। अगर उससे प्राइस कम होता है तो उनको रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलता है। एट द सेम टाइम जजमेंट इज रॉन्ग, दिस कुड बी अ लॉस। दिस इज एग्जांपल ऑफ मैनेजिंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट के रिस्क को कम करने के लिए शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड में को सेल करके लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन ये बॉन्ड्स में जो ट्रेडिंग है
वो इंडिया में उतना लिक्विड नहीं है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता है। ठीक है। सम इन्वेस्टर मैनेज देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यूजिंग सच स्ट्रेटजी अक्रॉस मल्टीपल असेट कैटेगरी। इन ऑर्डर टू टेक और डायनेमिकली चेंज पोजीशन द इन्वेस्टर मस्ट हैव सुपीरियर नॉलेज देन लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन द मार्केट। अगर आपको डायनेमिक चेंज से बचना है तो आपका नॉलेज लेवल बाकी के इन्वेस्टर जो मार्केट में उनसे ज्यादा होना चाहिए। ड्यू टू द अमाउंट ऑफ स्किल रिक्वायर्ड एंड रिस्क इन्वॉल्व सच स्ट्रेटजी आर नॉट रिकमेंड फॉर लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। एक होता है डाइवर्सिफाइड। आपने अपने स्टॉक्स या पैसे को डाइवर्सिफाइड कर दिया, कुछ इन्वेस्टमेंट आपने बॉन्ड में कर लिए, कुछ गोल्ड में, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ शेयर्स में, तो वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। ठीक है। बिहेवियर बायस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लोगों के बिहेवियर कैसे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने में, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। कैसे कैसे बिहेवियर्स के लोग आते हैं। अपन को लगता है कि बस एक इन्वेस्टर ही आता है ना, एक इन्वेस्टर ही आता है इन्वेस्टमेंट करने, लेकिन सबका जो साइकोलॉजी होता है वो अलग अलग होता है। उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है। पहला, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसको याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसको डिटेल में समझ जाइए। मोस्ट पीपल रिलाई ऑन एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस दैट कम टू माइंड इमीडिएटली while एनालाइजिंग एनी डेटा इंफॉर्मेशन or option to choose from in investing world. This means that enough research is not undertaken for evaluating investment option. This lead to missing out or critical information especially pertaining to various investment risks. बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। ठीक है। जब डेटा और इंफॉर्मेशन, तो इसमें क्या होता है, कई बार उनके डिसीजन रॉन्ग भी हो जाते हैं। तो इस टाइप के हीरो आपको मार्केट में ज्यादा दिखेंगे। ठीक है। क्योंकि वो रिस्क के बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं है। ठीक है। सेकंड होता है कंफर्मेशन बायस। इन्वेस्टर आल्सो सफर फ्रॉम कंफर्मेशन बायस। दिस इज द टेंडेंसी टू लुक फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म देयर ऑलरेडी हेल्ड बिलीफ और व्यू। हमारे पास ऑलरेडी हमारा विश्वास है, व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन बायस वाले लोग क्या होते हैं, और ज्यादा उनको डेटा चाहिए, और ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए। इट ऑल्सो मीन्स इंटरप्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू कंफर्म द व्यू। ठीक है। और ज्यादा न्यू इंफॉर्मेशन चाहिए। पहले इन्वेस्टर डिसाइड करता है, फिर डेटा को लुक करता है कि वो मेरे डिसीजन को सपोर्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है। फैमिलियर बायस। फैमिलियर बायस यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे अपन फैमिलियर है। अ इंडिविजुअल टेंड टू प्रीफर द फैमिलियर ओवर द नॉवेल एज द, जैसे अ नोन डेविल इज बेटर देन अ अननोन एंजल। ठीक है। ये फैमिलियर बायस वाले होते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे अपन फैमिलियर है, जैसे जैसे गोल्ड इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट, इससे बहुत सारे अपने लोग फैमिलियर हैं, लेकिन उसके रिटर्न और उसके प्रियन कॉन्स कोई नहीं जानता, लेकिन बस जानते हैं कि इसमें रिटर्न मिलता है, इतिहास पढ़ा है, तो बस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हर्ड मेंटलिटी। मैन इज सोशल एनिमल। Human beings love to be a part of group. While behavior has helped our ancestors survive in hostile situation and against powerful animals, this often work against investor in interest in financial market. There are numerous example. कई बार क्या होता है कि अपन हर्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसे जीरो हो जाएंगे, पैसे जीरो हो जाएंगे। और वैसे ही इन्वेस्टमेंट जिसको अपन अवॉइड करते हैं उसमें बहुत अच्छे पैसे लोग बनाते हैं, प्रॉफिटेबल, तो उसको हार्ड मेंटलिटी बोला जाता है। अपन क्या करते कि हमारे जो इसमें एग्जाम्पल क्या दिए कि जो अपने एंसेस्टर भूत पूर्वज थे, वो सरवाइव करने के लिए हॉस्टाइल सिचुएशन और पावरफुल एनिमल्स, तो आप अपना वैसा बिहेवियर रखते थे। ठीक है। तो वो मार्केट के लिए कई बार गलत साबित हो जाता है इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट में।
बाकी ऐसा नहीं है कि पावरफुल एनिमल हमारे सामने आ गया तो अपन सोच रहे नहीं ये क्या कर लेगा, ऐसा नहीं है इन्वेस्टमेंट पर्पस में। फिर होता है लॉस एवर्जन्स। लॉस एवर्जन्स एक्सप्लेन पीपल टेंडेंसी टू प्रीफर अवॉइडिंग लॉस टू एक्वायर इक्विवेलेंट गेन। इट इज बेटर नॉट टू लूज 5,000 देन टू गेन रुपीज 5,000। 5,000 लूज करने से अच्छा मैं 5,000 लूज ना करूंगा, ठीक है, 5,000 रुपया पाने के लिए। ठीक है, तो लोग बोलते हैं ना, अरे 5,000 रुपया लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट भी दिख रहा है 5,000 लेकिन लॉस के भी चांस है 5,000। सच बिहेवियर ऑफन लीड पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी ड्यू टू परसेप्शन ऑफ हाई रिस्क। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस। दिस बायस रिफर टू पर्सन ओवर कॉन्फिडेंस इन वन एबिलिटी एंड जजमेंट। दिस वन लीड टू बिलीव दैट वन इज फॉर बेटर देन अदर्स एट समथिंग। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, एक इंसान सोचता है मैं वो बहुत बढ़िया हूं, सब चीज में बढ़िया हूं। वैसे कई ठो ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर भी दिखते हैं। recency bias. This impact on recent event on decision making can be very strong. This apply equally to positive or negative experience. Investor tend to exploit the event into future and expect a repeat. A bear market और financial crisis lead people to prefer safe assets. तो जब बियर मार्केट आता है तो लोग क्या सोचते हैं, सेफ असेट्स में जाना। लेकिन जब बुल मार्केट आता है तो वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिस्की जो मार्केट होता है, जैसे रिस्की एसेट्स होता है, उसमें ट्रेड करना पसंद करते हैं। द रिसेंट एक्सपीरियंस ओवरराइड एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। और राइज इन प्राइस ऑफ इक्विटी विल मेक पीपल टू थिंक ओनली अबाउट फर्दर राइज। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो लोग केवल ऊपर ही का ही सोचते हैं, नीचे का नहीं सोचते हैं। तो उससे क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो उससे क्या होता है, कई बार डिसीजन गलत भी हो जाता है। और कई बार मार्केट गिर रहा है कोविड टाइम जैसे, तो लोग क्या करते हैं, सेफ असेट्स में जाते हैं, लेकिन मार्केट वहां से घूम जाता है। उससे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी उनकी लॉस हो जाती है। ठीक है, बिहेवियर पैटर्न। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस देयर लाइफ ऑल्सो इम्पैक्ट द मैनर इन विच दे सेव और इन्वेस्ट। The drive to save more to be regular in investing often come from this personal factor. Behavior tests are very useful in determining or knowing the kind of personality a person has, and this would include whether they are spend or saver or investor. तो बिहेवियर यानी स्पेंडर यानी खर्चा करने वाला है, कि सेवर्स है पैसे बचाने वाला है, कि इन्वेस्टर है। ये तीन टाइप की कैटेगरी में बिहेवियर्स आते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। Many times the financial and investment decisions are not guided by the fact as to whether the investment is suitable for a person or not, but the interest of the investor. This can lead to the construction of portfolios which are not suitable for specific people. Some working in information technology industry might just have technology stocks in। तो इंटरेस्ट के ऊपर है। जैसे कई लोग जो आईटी कंपनीज में काम करते हैं तो सबसे ज्यादा आईटी के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसका क्या फायदा है, क्योंकि उनको पता है कि उस फील्ड में क्या होने वाला है, या उनका एक इंटरेस्ट है। तो अगर आईटी फॉल होता है तो उनको भी लॉस होगा, लेकिन ओवरऑल सबका इंटरेस्ट है, उसके बारे में बात करें। बिहेवियर कैसा है, इथिकल स्टैंडर्ड। The presence of ethical principle in dealing of individual also has impact as far as their investor behavior is concerned. Those following ethical standard are more likely to pay attention to their investment and discipline because they tend to follow the norm. This is a big help when it comes to building long-term wealth. Trying to take shortcut might derail the entire investment process and set back to existing effort. तो एक इथिकल स्टैंडर्ड एक फॉलो करना होता है। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है तो ठीक है, आपके बिहेवियर्स के ऊपर भी ये डिपेंड है। ठीक है, डिसिप्लिन यानी कि आपका रिस्क टेकिंग कितना है, आप क्या स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं कि नहीं, आप जहां पे रिस्क दिख रहा है वहां से निकलते हैं, एग्जिट करते हैं कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन या फ्यूचर में ज्यादा ट्रेड तो नहीं करते कि शॉर्टकट के चक्कर में पूरे पैसे आपके खत्म हो गए, इसके बारे में बात कर रहा है। देयर आर
only sum of bias. This is not a exhaustive list. The negative effect of this bias is the investor doesn't gather enough information to able to identify more opportunity. तो इन्वेस्टर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होते अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए और टू इवेल्युएट रिस्क रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एवेन्यू. It is only prudent for investor to do detailed analysis as possible without taking such shortcut. तो इन्वेस्टर के लिए क्या सलाह है कि वो डिटेल एनालिसिस करे, शॉर्टकट में ब्लाइंडली किसी भी शेयर में ट्रेड ना करे. इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड बिहेवियर बायस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. टू डिटैच इमोशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इट इज बेटर टू टेक द ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, जैसे रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर RIA या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है, तो ये दो लोगों से अपने को इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने चाहिए. ठीक है, अब होता है रिस्क प्रोफाइलिंग. द रिस्क प्रोफाइल ट्राई टू ascertain the risk appetite of investors so that one doesn't sell mutual fund scheme that carry higher risk than what the investor can handle. In order to ascertain the risk appetite, the need to take a risk, the ability to take a risk और the willingness to take a risk. तो रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे होती, कितना टेक रिस्क ले सकते हैं, एबिलिटी है कि नहीं उतना रिस्क लेने की, और विलिंगनेस है कि नहीं. ये तीन टाइप की चीजें रिस्क प्रोफाइलिंग में देखा जाता है. आउट ऑफ द अबव, द नीड टू टेक रिस्क अराइज व्हेन इन्वेस्टर नीड हायर रिटर्न टू द रीच द गोल. तो कितना नीड है रिस्क लेने का, कितना ज्यादा आप रिटर्न चाहते हैं, उसके अनुसार आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. द एबिलिटी टू रेस टेक रिस्क रिफर टू फिनेंशियल एबिलिटी. एबिलिटी यानी आप कितने फिनेंशियल स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कितना है. वेयर एज द विलिंगनेस इज लिंक टू द साइकोलॉजी कैपेसिटी टू हैंडल दिस. विलिंगनेस यानी कि आपको कैपेसिटी है कि नहीं साइकोलॉजिकल. ऐसा तो नहीं है कि उसमें लॉस हो गया तो आप डिप्रेस या टेंशन में चला जाए. द डिस्ट्रीब्यूटर हैव टू इवैल्यूएट दिस थ्री एंड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन देम व्हेनेवर देयर इज कॉन्फ्लिक्ट. अंडरस्टैंडिंग असेट्स अलोकेशन. आपका असेट अलोकेशन किसमें कितना है उसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है. The basic meaning of asset allocation is to allocate a investor money across assets category in order to achieve some objective. तो सभी assets में कितना इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में. In reality, most investor portfolio would have money allocated across various category. तो पोर्टफोलियो में सभी के गोल्ड, बॉन्ड, रियल एस्टेट और इक्विटी सभी होती. इन मेनी सच केस द सेम मे बी डन विदाउट एनी प्रोसेस और रैशनल बिहाइंड इट. Asset allocation is process of allocating money across various category in line with stated objective. The underlying word are very important, but it is a process which always involves several steps, and those steps should not be ignored or skipped. Second, whole idea behind asset allocation is to achieve some objective. Whichever approach one select, one must to go through the step of process in order to achieve the objective. तो उसके लिए असेट एलोकेशन क्या हुआ कि डिफरेंट वेरियस क्लासेस में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रोसेस क्या है. ठीक है, आपके स्टेप्स क्या क्या है उसमें आपने रखे. ठीक है, आइडिया क्या था आपका असेट्स एलोकेशन का, अप्रोच क्या था, प्रोसेस क्या था. देयर आर टू पॉपुलर अप्रोच टू असेट एलोकेशन. तो पहले स्ट्रेटेजिक असेट्स एलोकेशन. स्ट्रेटेजिक एलोकेशन इज अलाइन टू फाइनेंशियल गोल ऑफ इंडिविजुअल. तो फाइनेंशियल गोल क्या है किसी इंडिविजुअल का, उसके अनुसार स्ट्रेटजी बनाई जाती है. इट कंसिडर द रिटर्न रिक्वायर्ड फ्रॉम पोर्टफोलियो टू अचीव द गोल गिवन द टाइम होरिजन अवेलेबल फॉर कॉर्पस टू क्रिएट एंड द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इंडिविजुअल. इट इज एन अप्रोच टू मेंटेन अ टारगेट एलोकेशन across various asset category. Such a target asset allocation across the asset categories decide based on analysis of need and risk appetite of the investor. Such an analysis would help a mutual fund distributor to arrive on allocation between various asset category in percentage term. ठीक है, आपका टारगेट क्या है, आपको कोई कार खरीदनी है, घर खरीदना है, शादी करवानी है, लॉन्ग टर्म आपका क्या सोच है.
तो उसके अनुसार स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशंस किया जाता है। टेक्टिकल असेट्स एलोकेशंस एज अपोर्ट्स to the strategic allocation, one may choose a dynamically change in allocation between the asset category. The purpose of such an approach may be take advantage of the opportunity present by various market at different point. तो ऐसे कैसे किया जाता है? असेट जो अपन ने परसेंटेज फिक्स करके रखा है कि इसमें इतना पैसा डालेंगे, इसमें इतना, तो वो जैसे जैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी अपने को दिखेगी डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, वैसे वैसे अपना वो रिस्क एडजस्ट कर देंगे अपन और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न खोजने की कोशिश करेंगे। द अटेम्प्ट टू इधर रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क, तो इससे या तो रिस्क बहुत कम हो जाता है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द रिटर्न, टू इनहेंस पोर्टफोलियो रिटर्न विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क। टेक्टिकल एलोकेशन इज ऑल्सो रिफर्ड एज डायनेमिक असेट एलोकेशन। Tactical asset allocation is typically suitable for seasoned investor operating with large investable surplus. Tactical माने वो होते हैं लोग जो टाइम और समय देख के मौका परस्त जो होते हैं ना, मौका देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां जब मार्केट ठंडा हो जाता है तो वहां से निकल भी जाते हैं। The appropriate allocation in equity and debt in portfolio is 60-40 and equity valuation are अगर अट्रैक्टिव है तो 65-35 और 70-30। ठीक है। रीबैलेंसिंग, an investor may select the any of asset allocation approach. There may be need to make modification in assets allocation. First, start with strategic allocation. In this case, asset allocation is likely to change periodically. स्ट्रेटेजिक एलोकेशन में क्या होता है, जो अपन ने 70-30 रखा है वो कई बार 65-35 भी होता है, 50-50 भी हो जाता है। ठीक है। इवन व्हेन द डायरेक्शन इज द सेम, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट करंट एसेट एलोकेशन में डिफरेंट फ्रॉम टारगेट एलोकेशन। व्हाट शुड वन डू इन अ सच सिनेरियो? ठीक है। When many practitioners advocate that portfolio should be rebalanced to restore the target asset allocation, their argument is that asset allocation was decided by analysis of need and risk appetite. तो asset allocation कैसे decide करते हैं? Need and risk of appetite of investor देख के। We need to reduce the allocation of the risk asset if it has gone up. On the other hand, allocation has gone down in the asset that has potential to generate higher return. We need to correct that as well. ठीक है। तो ऐसी चीज में एलोकेशन कम अगर है जिसमें अपने को ज्यादा रिटर्न मिल सकता है तो उसको भी अपने को करेक्ट करना है। सच रीबैलेंसिंग ऑफर ह्यूज, ऐसा रीबैलेंसिंग करने से प्रॉफिट और बेनिफिट ज्यादा होता है। तो एग्जांपल यहां पे दिया है, एज्यूम दैट टारगेट असेट एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टर इज 50-50, 50-50% है असेट कैटेगरी और बी में। ठीक है। असेट कैटेगरी ए वेंट 20%, वेदर बी वेंट डाउन बाई 5%। ठीक है। 50-50% अपन ने एलोकेट किया है, तो ए जो है 20% ऊपर गया, बी 5% नीचे गया। इन सच केस एलोकेशन है डेविएटेड फ्रॉम द टारगेट। इफ वी स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 ईच इन बोथ द केस, द वैल्यू ऑफ बोथ वुड बी स्टैंड एट 1200 इन असेट्स ए एंड 950 इन असेट्स बी। तो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी हुई? 2150। द करंट एलोकेशन स्टैंडर्ड एट 55.81 एट in asset 1 and 44.19% in asset B. This need to be restored to 50-50. The mean selling some part of investment in asset A and buying some in asset B. तो जिसमें अपने को प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है वहां से कुछ थोड़ा बहुत सेल कर दिए और कुछ जिसमें अपने को डाउन दिख रहा है उसमें थोड़ा सा बाय कर लिए। ठीक है। We can see here asset A which has gone up is sold and asset B which has gone down is bought. तो इसमें अपन ने देखा कि जो असेट ऊपर गया उसको अपन ने सोल्ड कर दिया और जो नीचे जा रहा है उसको बॉट कर लिया। दिस हैपन ऑटोमेटिकली विदाउट द इन्वेस्टर हैविंग टू टेक अ व्यू ऑन डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ठीक है। The purpose of ensure uniformity across mutual funds, SEBI has provided the timeline for rebalancing the scheme. ठीक है। तो सेबी ने
टाइम फ्रेम डिसाइड किया, टाइमलाइन रीबैलेंसिंग ऑफ स्कीम के लिए। द इवेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मैंडेट असेट एलोकेशन मेंशन्ड इन स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ड्यू टू पैसिव ब्रीच। ठीक है, फॉर इंस्टेंट नॉट अराइजिंग आउट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन ऑफ एएमसी, मैंडेट रीबैलेंसिंग पीरियड फॉर ऑल स्कीम अदर देन इंडेक्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज 30 बिजनेस डे। उसको मैंडेट रीबैलेंस कब कर सकते हैं? 30 डेज, ठीक है, 30 बिजनेस डे के अंदर में। ठीक है, इंडेक्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ऐसा नहीं कर सकते अपन। अब होता है डू इट योरसेल्फ वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। इसका क्या मतलब होता है कि क्या आप इन्वेस्टमेंट खुद से करते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। Investor need to invest money from time to time. This investment can be made in various financial instruments ranging from government sponsored scheme to bank fixed deposit to company debenture to share of company and real estate property or even precious metal like gold and silver. The option is manage the investment oneself. तो अपन ने जितने इन्वेस्टमेंट किए खुद से किए। This would involve finding the right investment and carrying out related research and administrator's work. The other option is to outsource the entire job या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना। तो प्रोफेशनल कैसे बनते हैं? अभी जो स्टडी कर रहे हैं अपन, उसको अच्छे से करेंगे तो अपन भी प्रोफेशनल बन सकते हैं। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड इज द सेकेंड ऑप्शन। म्यूचुअल फंड क्यों अच्छा ऑप्शन है? क्योंकि ये मैनेज किया जाता है टीम ऑफ प्रोफेशनल। ठीक है, इट इज मैनेज बाय टीम ऑफ प्रोफेशनल नोन एज असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी। इनके द्वारा मैनेज किया जाता है। दिस इज व्हाट रियली नीड टू अंडरस्टैंड बाय चूजिंग टू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। वन इज नॉट इन्वेस्टिंग इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बट ओनली चेंजिंग द वे ऑफ इन्वेस्टिंग मनी। तो अपन क्या है, कोई अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, स्टॉक में ही अपने पैसे जा रहे हैं लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हैं। So the next logic question, which is the two choices better, investing oneself or taking professional help to manage my investment? This question should be broke down into three components. Can one do the job oneself? Does one want to do it? Can one afford to outsource? This is the question about ability in order to a good job. क्या अपनी उतनी एबिलिटी है कि हम उतना अच्छा कर सके जितना एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर या जो प्रोफेशनल टीम होती है एएमसी की वो कर पाती है। देयर आर द टास्क वेयर वन मे नॉट हैव द स्किल एंड नॉलेज, जहां हमारे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट और स्किल भी नहीं है। जैसे हिस्ट्री टीचर मे नॉट बी एबल टू हेल्प हर डॉटर टू स्टडी मैथमेटिक्स। तो हिस्ट्री का टीचर जो है वो अपने डॉटर को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता हायर क्लासेस में। ठीक है, वन मे नॉट हैव इनफ टाइम टू रिक्वायर फॉर द जॉब। ठीक है, ये यहाँ पे बात की गई है। डज वन वांट टू डू इट इवन व्हेन वन हैज रिक्वायर स्किल एंड नॉलेज टू मैनेज वंस मनी? इट इज वेरी लाइकली दैट वन मे नॉट एंजॉय मनी मैनेजमेंट, इधर द रिसर्च एंड एनालिसिस और एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग। ठीक है, अगर अपने को खुद से रिसर्च करना है तो अपने को वैसी स्किल और नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि अपन बाकी टाइम फैमिली फ्रेंड्स को नहीं दे पाएंगे या अपनी हॉबीज को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कैन वन अफोर्ड द आउटसोर्स? यस, अपन आउटसोर्स की हेल्प लेते हैं। देयर इज समवन एसोसिएट विद म्यूचुअल फंड सिंस द एजेंसी इन्वॉल्व नीड टू बी पेड देयर प्रोफेशनल फीस। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें कोई ना कोई प्रोफेशनल इन्वॉल्व होता है जिसकी अपन फीस भी देते हैं, प्रोफेशनल फीस। will be cover the cost associated with managing mutual fund in latter. It is important to mention here SEBI has issued guideline on maximum amount that can be charged to the mutual fund. तो म्यूचुअल फंड में अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी एक प्रोफेशनल फीस भी होती है, वो पेड करनी होती है। किसको करते हैं अपन पेड? जो फंड मैनेजर होता है उसको। इसके बारे में आने वाली क्लासेस में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो ये बेसिक आइडिया था इसको हम अपन ने आज ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है
इसको आप पीडीएफ आप लोगों से मैं शेयर कर चुका हूं, इसको एक बार देख लीजिएगा। तो अगली क्लास में अपन चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे।